नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे भारत चीन संबंधों की, ब्रिक्स सम्मेलन की, भारत रूस संबंधों की और इजराइल हमास संघर्ष की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीन के साथ संबंध सामान्य हो रहे हैं। चीन के साथ सीमा पर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ है और चीन के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद क्या यह माना जा सकता है कि भारत और चीन के रिश्ते अब सामान्य हो रहे हैं? नीरज जी, जो आपने अभी भारत और चीन की बात की है, संबंध सामान्य होने के, देखिए इसमें जो अभी हुआ है वो ये नहीं कि एक बैग हो गया, कुछ ही दिनों में हो गया। और बेसिकली जो चीज़ आई है, अभी जो बातचीत है, जो पॉइंट्स जिन पर एग्रीमेंट हुआ है, बेसिकली ये है कि जो 2-3 इलाके थे, डेप्सोंग का, डेमचोक का, जहाँ पर कि चीन ऐसी जगह पर आ गया था कि जहाँ हम पहले पेट्रोलिंग करते थे, उन इलाकों में पेट्रोलिंग बंद हो गई थी और दोनों सेनाएं आगे बढ़ गई थीं। अभी जो बात सामने आई है उसके हिसाब से वहाँ पेट्रोलिंग भारतीय सेना करेगी जैसे पहले करती थी, और धीरे धीरे इनके पीछे हटने का भी कार्यक्रम जो है वो शुरू है। कुछ हद तक कुछ जगह खाली हो गई है वहाँ से, और ये जो पेट्रोलिंग है जिस इलाके में जो हम पहले थे, हमारी मांग थी भारत की कि 2020 से पहले का जो सिचुएशन था वही वहाँ पर अभी होना चाहिए, उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और एज भी जो अभी हुआ है, इसमें बेसिकली दो जगह की पेट्रोलिंग की बात हुई है जो तकरीबन 14-15 के ग्रुप में होगी। और ये पेट्रोल जो पहले जिस तरह पेट्रोलिंग कर रहे थे उस जगह से उसी तरह से ये पेट्रोलिंग करते रहेंगे, और इसके बाद मंथली रिव्यू मीटिंग्स भी होती रहेंगी कि जिस इसके ऊपर जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में बातचीत होती रहेगी। और ये चीज़ें देखिए ऐसे नहीं संभव हुई हैं। पिछले 2 सालों में 50 से ज़्यादा मीटिंग्स हो रखी हैं मिलिट्री साइड से भी, और जो वर्किंग मैकेनिज़्म था, वर्किंग WMCC, वर्किंग मैकेनिज़्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन, उनकी भी मीटिंग चलती रही थी। और उसके बाद जाकर के मतलब ये मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों तरफ से बातचीत होती रही और तब ये चीज़ें सामने आई हैं। इससे पहले हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने 2 बार उनके विदेश मंत्री से मुलाकात की है पिछले 3 महीनों में। NSA डोवल ने भी मुलाकात की है उनके NSA से, और उसके बाद ये सब चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और ये जो पॉइंट्स भी थे ये इन रिटन पॉइंट्स हुए हैं। उसके बाद जो DGMO हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, भारतीय सेना के, और PLA के जो उनके समकक्ष हैं, उन लोगों ने बातचीत की है इसके बारे में। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर कैसे काम होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और रिटन प्रपोजल एक्सचेंज हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन भी देखा है ग्राउंड पर। और उसके बाद जा कर के ये जो पेट्रोलिंग वाली बात है वो शुरू हुआ है। खास करके देखिए जो मैंने कहा था डेप्सोंग बल्ज में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 11 से लेकर के 10 से लेकर 13 तक वहाँ पर, और ये पहले बंद हो गया था क्योंकि जो उसके साथ के हाई ग्राउंड्स थे, जीवन और जो रुकी नाला थे, वहाँ पर जो है, और वहाँ से CNN जंक्शन, वहाँ से वहाँ तक जो है चीन की सेना ने वो हाई ग्राउंड्स ऑक्युपाई कर लिए थे, और उसके बाद से पेट्रोलिंग बंद हो गई थी। तो ये जो थे, इसके साथ ही देखिए बफर जोन थे गलवान में, गोगरा में, और हॉट स्प्रिंग, पगांगजो, ऐसे इलाकों में वो भी जो है उन्होंने आगे बढ़ाई थी सेना। तो वहाँ से अभी वो पीछे हटे हैं, पुल बैक कुछ हद तक हुआ है। पूरा तो अभी पूरे डिटेल्स अभी नहीं आए हैं और इतनी जल्दी आएंगी भी नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन जो 2020 से पहले की जो सिचुएशन की मांग भारत की थी, वो अगर हो जाता है तो भी एक अच्छी पहल इस मामले में होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट का बिल्डअप। जैसे देखिए भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने
जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बताया है। इनफैक्ट उनसे जब पूछा गया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपसी विश्वास को, ट्रस्ट बिल्डअप करना कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो होगा। क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो थी ये आपसी विश्वास की थी, जैसे कि चीज़ें चीन के साथ होती रही हैं। और जैसे मैंने कहा था कि ये ऊपर की लेवल, पहले फॉरेन मिनिस्टर की लेवल, NSA लेवल, उनके साथ बातचीत हुई, क्योंकि और कहीं कांटेक्ट था ही नहीं। जो चीन के साथ देखिए फ़्लाइट्स बिल्कुल सस्पेंडेड थी, कोई फ़्लाइट, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। सो पीपल लोगों का जो कांटेक्ट था वो भी बंद था 2020 से, जब तक इंसिडेंट हुए थे। तो इसको लेकर के सभी में एक तरह से ट्रस्ट जो कह रहे हैं विश्वास था नहीं। हालांकि देखिए अभी जो 27 सितंबर को चीन का जो PRC डे था, उसमें हमारे राष्ट्रपति मुर्मू ने, उन्होंने भी जैसे नॉर्मली होता है, उन्हें किसी देश का सेलिब्रेशन होता है राष्ट्र का, उनको मैसेज देते हैं। और उन्होंने मैसेज शी जिनपिंग को भी दिया था, चीन के राष्ट्रपति को, इस दिन पर। और उसमें उन्होंने यही बोला था कि हमारी जो है शांति की प्रक्रिया होनी चाहिए, शांति से हम शांति बहाल हो, आपस में ट्रस्ट बढ़े। अभी जो हुआ है देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सामान्य हो गया है सब कुछ या हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ ज़रूरतें थी दोनों की, भारत की भी और चीन की भी। खास करके देखिए चीन पहले से कहता आ रहा है, काफ़ी पहले से, कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को छोड़ करके और ट्रेड इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़ें। हमको पता है कि चीन की इकोनॉमी अभी डाउन है, काफ़ी कम है पहले से। भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है। अभी भी देखिए IMF ने कल ही बताया है कि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है, दुनिया में सबसे तेज़ दर से विकास हो रहा है, और जो चलता रहेगा 7% की दर से, जो उन्होंने अभी बोला है। लेकिन जो भारत का इंपोर्ट है काफ़ी कम हो गया था चीन से, और भारत का एक्सपोर्ट तो वैसे ही चीन के साथ कम है, लेकिन चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो एक प्रेशर चीन के ऊपर भी और भारत के ऊपर भी था, ट्रेड और इकॉनमी। कहा तो भी जा रहा है कि बहुत जो CEOs थे कंपनीज के, उन्होंने भी प्रेशर डाला रिज्यूम करने के लिए। तो हो सकता है कि ये चीज़ें आगे बढ़ें, क्योंकि भारत भी डिपेंडेंट काफ़ी है चीन के ऊपर, कई रॉ मटेरियल्स के लिए, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स के लिए। तो इनके लिए जो है काफ़ी दबाव बढ़ रहा था। और जो रिलेशंस हैं सिर्फ इनकी वजह से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे पहले से है, चीन के ऊपर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। अभी चीन को फ़ायदा ये है कि वर्ल्ड में, दुनिया के जो बाकी फोरम्स हैं, बाकी देश हैं, उनमें चीन रूस के साथ होने से या ईरान के साथ होने से उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई थी। भारत के साथ आने से रूस को एक मौका, चीन को एक मौका मिलेगा इन फोरम्स में बताने के लिए कि वो सबके साथ मिल के रहना चाहता है, मिल के चलना चाहता है। लेकिन क्या जो बड़े मुद्दे हैं चीन के साथ, जब तक उन पर समझौता नहीं होता, उन पर आगे नहीं बढ़ते, तो हमें नहीं कह सकते कि जो आपसी जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो रहे हैं या अच्छे हो गए हैं। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो अक्साई चीन का है, 1962 के बाद जो चीन ने लिया था। चीन अभी भी अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा मानकर अपना हिस्सा मानता है। इंडियन ओशन में चीन अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, इंडो पैसिफिक में चीन अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वो हम सबको पता है। भारत का स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट, रणनीतिक तरीके से जो घेर रहा था भारत को चीन, जो रिंग ऑफ पर्ल्स बना करके सिल्क रोड से
BRI, उसके थ्रू पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर अपनी वो प्रेजेंस बढ़ा रहा था। अपनी शिप्स, नेवल शिप्स को श्रीलंका भेज रहा था, बांग्लादेश में, मालदीव्स में। अभी जो है बांग्लादेश के साथ पहली बार उनकी सेना के साथ चीन की सेना मिलिट्री ट्रेनिंग भी करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इतनी जल्दी सब कुछ सामान्य नहीं होने देंगी चीन के साथ। और इसके अलावा दोनों देशों ने, चीन और भारत ने, अपनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर बढ़ा दी है। तकरीबन 70 से 80 हज़ार ट्रुप्स हैं दोनों के, अलग अलग, मतलब 70,000 से 80,000 भारत के और उसी तरह चीन के भी। चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ा दिया है। वहाँ पर दोनों ने मिसाइल्स, आर्टिलरी, रॉकेट्स, टैंक्स ये सब डिप्लॉय कर लिया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, एयरफील्ड्स, जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। तो ये सब चीज़ें देख करके क्या ये पॉसिबल है कि इतनी जल्दी सब कुछ सामान हो पाएगा? हाँ, एक चीज़ जरूर है कि सैंक्टिटी ऑफ LAC जिसकी बात हुई है, जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, उसको मेंटेन करना जरूरी है, जो अभी तक चल रहा था, जिसका वायोलेशन चीन ने किया था और उसको कड़ा जवाब ही भारत से मिला था। उसके साथ ये भी है कि ये पॉसिबिलिटी हो गई है कि डिप्लोमेसी से बातचीत करके और एक मजबूत सेना, मजबूत रणनीति, मजबूत डिफेंस रख करके रखना जरूरी है चीन से बातचीत के लिए। और इसी की वजह से ये अभी प्रभाव हुआ है। लेकिन यह भी देखना है कि चीन इसका फायदा ना उठाए और भारत और अमेरिका के बीच में मतभेद नहीं आए। ये भारत ने यह भी देखना है, क्योंकि अमेरिका भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। उसकी जो रणनीतिक जरूरत काफ़ी है। यहाँ पर भी चीन से भी मजबूती बनाने में, चीन के विरुद्ध, और बाकी जगह पर भी। इसके अलावा भारत देखिए पहले से ही ये काम करता रहा है, उसको एक्सपीरियंस है कि कैसे जो कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब दो अपोजिट देश हैं, उनके साथ भी मिलकर चलने का। जैसे अमेरिका के साथ लीजिए, और हम रूस के साथ भी चल रहे हैं, हम इजराइल के साथ भी चल रहे हैं, ईरान के साथ भी चल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें भारत निपुण है, और उसको ले करके हमें आगे चलना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इसका जो है फ़ायदा चीन नहीं उठा पाए। उसके अलावा देखिए अमेरिका जरूर चाहता है, और अभी नहीं, अमेरिका को ये पता है कि अगर चीन को कोई देश काउंटर कर सकता है तो भारत ही है। इसलिए अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है, और जैसे मैंने कहा था, हमको भी, भारत को भी उनकी ज़रूरत है। लेकिन 5 साल में पहली बार ये हुआ है कि दोनों नज़दीक आए हैं। रादर मैं ये कहूँगा कि आगे बढ़ने की दोनों ने कोशिश की है। और ये जो मुलाकात अभी हुई है हमारे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे की जो इज्जत है वो करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं उनको लेके चलना है आगे। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा है कि हमको बहुत ही केयरफुली, मतलब समझबूझ के साथ जो हमारे डिफरेंसेस हैं या डिसएग्रीमेंट्स हैं, असहमति हैं, जो आपस के मतभेद हैं, उनको जो है इस हिसाब से दूर करना चाहिए। लेकिन कितना आगे हो पाएगा, कैसे, उस पर हमें ध्यान रखना जरूरी है। हमें अपनी
तैयारी, चाहे वो रणनीतिक है, चाहे राजनीतिक है या वो डिप्लोमेटिक है, उसको कम नहीं करना है। और हमको जो अभी तक हम देखते आए हैं चीन के साथ, कि चीन कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं रहा है। वो हमेशा यही करता रहा है जो चेंग शियाओपिंग ने बोला था एक बार, कि अपनी इंटेंशंस किसी को मत बताओ, अपनी तैयारी करते रहो, अपने इंटेंशंस को हाइड करके रखो और जब जरूरत है तभी ले आओ। तैयारी करते रहो, दिखावा करते रहो। तो चीन उसी सिद्धांत पर चलता है, इसलिए चीन पर हम पूरा भरोसा करके नहीं चल सकते। लेकिन मैंने जैसे कहा, एक पहल अच्छी है। ये पहल अगर आगे बढ़ती है बाकी बिंदुओं पर भी, और बाकी जो हमारे मेजर डिफरेंसेज हैं उसमें भी अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो एक अच्छी पहल होगी। अरुणाचल या बाकी जो चीन ने हमारी कब्जा किया हुआ है, वो अगर उसी हिसाब से चले और बातचीत उस पर भी आगे बढ़े, तो एक ये अच्छी पहल होगी। सर, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बीच रूस ने ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कई ऐसे देश भी आए जो कि पश्चिम एशिया में उलझे हुए हैं। क्या दो बड़े संघर्षों के समाधान का रास्ता कजान से निकल पाया? नीरज जी, देखिए, जहाँ तक रूस यूक्रेन का है, ये हमेशा हम डिटेल में देखते रहे हैं। अभी सबसे जो बड़ी चीज़ है वहाँ पर, कि अभी विंटर्स आ रहे हैं, सर्दी का मौसम आ रहा है, और इस मौसम में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है लड़ाई। बर्फ़ जम जाती है, वेपन्स का असर नहीं होता है, टैंक्स और बाकी मूवमेंट भी कम हो जाते हैं, तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते दोनों सेनाएं। लेकिन जो उससे जो बड़ी चीज़ है वो है, इस मौसम में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जितने यूरोप के देश हैं, चाहे वो रूस के ही, चाहे वो यूक्रेन के ही, चाहे बाकी। और रूस ने क्या किया है पिछले 3-4 महीनों में, उसने आधी से ज़्यादा, मैं ये कहूँगा 70% जो एनर्जी सेक्टर्स हैं यूक्रेन के, चाहे आप इलेक्ट्रिकल कहिए, उनके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कहिए, पावर ग्रिड कहिए, पावर स्टेशंस हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, इन सब को तबाह कर दिया है। यूक्रेन जो किसी ज़माने में नेट एक्सपोर्टर था एनर्जी का यूरोप को, खुद इंपोर्ट कर रहा है, और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं वहाँ इस समय। और जो खास करके टारगेट ही रूस ने इन सेक्टर्स को किया है, कि उसको पता है कि वहाँ पर हालत कितनी ख़राब है। और यही कारण है कि आज की अगर हालात आप देखें यूक्रेन का, 4 करोड़ की जो पॉपुलेशन थी 2 साल पहले, लड़ाई से पहले, वो घटकर तकरीबन आधी हो गई है। हालांकि अभी जो कल यूएनओ ने बोला है कि तकरीबन 1 करोड़ की पॉपुलेशन यूक्रेन की कम हो गई है। उनका कहना है कि तकरीबन 67 लाख लोग बाहर चले गए हैं, जो रिफ्यूजीज, और 30-32 तो मारे गए हैं या लापता हैं या पता नहीं है। हालांकि जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि तकरीबन 50 से 60 लाख लोग और भी हैं जो लापता हैं, नहीं हैं या बाहर चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हालात वहाँ के कितने बुरे हो गए हैं। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है। खार्किव में जो है 2 मेजर पावर प्लांट्स तो खत्म कर ही दिया है रूसी सेना ने। वहाँ के 2 और गांवों पर कब्जा कर लिया है। और वहाँ जो रूस ने अभी 2 दिन पहले कीव में, इनके राजधानी में जो बॉम्बिंग की, आपको पता है कि 41 लोग मारे गए उसमें। नुकसान काफ़ी हो रहा है रूस का इस समय। रूस की खुद की हालत जो है और ज़्यादा ख़राब हो रही है इस वजह से। अभी देखिए, उन्होंने पिछली बार हमने बात किया था कि उनके पास मैन पावर की, सोल्जर्स की बहुत कमी हो गई है, और ज़बरदस्ती वो जो लोग 19 साल से लेकर के 19 साल से ऊपर हैं
उनको रिक्रूट कर रहे हैं। उनकी ड्राफ्टिंग एक पेट्रोलिंग है जो जाके लोगों को पकड़ रहे हैं और ड्राफ्ट कर रहे हैं। और अभी देखिए लेटेस्ट था, ड्राफ्टिंग स्कैंडल की वजह से, लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती करने की वजह से, उसमें आरोप में कि लोग ब्राइब लेके, घूस ले करके, पैसे ले करके लोगों को छोड़े जा रहे हैं, गलत सर्टिफिकेट दे करके छोड़े जा रहे हैं, उनको डिसेबल्ड दिखा करके, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है। और उनके जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कल रिजाइन किया है परसों इसी पर। तो ये हालात वहाँ के हो गए हैं। आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन्स, सोल्जर, सबकी कमी हो गई है उनके पास। और इस लड़ाई के कारण यूरोप के देशों का खुद की उनकी जो है इकॉनमी नीचे आ गई है। और यही नहीं, इसी वजह से वो ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं यूक्रेन को। दूसरा, अमेरिका से लेकर के पूरे नाटो यूरोप के देश थक गए हैं यूक्रेन की लड़ाई देख करके, क्योंकि यूक्रेन कुछ कर ही नहीं पा रहा है, उसका बल्कि नुकसान हुए जा रहा है। करोड़ों डॉलर जाने के बावजूद, करोड़ों के अरबों डॉलर जाने के बावजूद ये हालत है। तो और इसीलिए ज़्यादा मिलिट्री रिसोर्सेज दे भी नहीं पा रहे हैं। अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं, पूरा यूरोप क्या पूरी दुनिया समझ नहीं पा रही कि क्या करें, क्योंकि जो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों अलग अलग राय रखते हैं इस युद्ध के बारे में। कमला हैरिस शायद जो अभी पॉलिसी चल रही है, अभी प्रेसिडेंट हैं बाइडेन की, उस पॉलिसी पर चलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही बोल रखा है कि जल्दी से जल्दी वॉर लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए, वो कराएंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये गलती जेलेंस्की की ही थी। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ इसी वजह से यूक्रेन को ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है। साथ ही पीस प्लान की भी बात चल रही है कि शांति भी हो। ये शांति की बात पुतिन भी कह चुके हैं। और जेलेंस्की ने अभी, हालांकि उन्होंने एक अपनी विक्ट्री प्लान भी प्रेजेंट किया था यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में जा कर के, लेकिन उससे कोई ख़ास बात उस पर आगे नहीं आई है, न बढ़ी है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि वो खुद भी बोलते हैं कि शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हालांकि उनका कहना है कि हम जो है इसके बारे में ज़मीन पर कोई समझौता नहीं करेंगे, जितनी हमारी लैंड है वापस होनी चाहिए, जो नुकसान है वो पूरा करे रूस। लेकिन वो बात की बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि दोनों पीस प्लान की बात कर रहे हैं। और एक जो इसी की वजह से बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है पीस प्लान के बारे में। आपको पता है कि चीन, ब्राज़ील, अफ्रीका और इवन भारत, तो अब हमारे प्रधानमंत्री दोनों देशों में जा चुके हैं इसके लिए, यूक्रेन में भी, रूस में भी और यूक्रेन में भी, बात आगे बढ़ाने के लिए। और अभी भी इन्होंने यही कहा था कि पीसी, ये बातचीत से ही शांति आ सकती है। लेकिन इसका प्रभाव अलग पड़ रहा है जो मिलिट्री या डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं यूरोप और अमेरिका में। उनको लग रहा है कि हम अगर प्रोडक्शन अपना बढ़ाते हैं और पीस प्लान अगर आगे आ जाता है तो उनका सामान लेगा कौन, यूक्रेन में कैसे जाएगा, कौन खरीदेगा उसको। ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। दूसरा, अगर शांति प्रस्ताव में जहां हैं, जैसे हैं वैसे वाली बात आती है कि फ्रीज कर दिया जाए, जो जहां पर है वहीं रहे, उसमें भी यूरोप को और यूक्रेन को नुकसान होगा। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये चीज़ हुई तो रूस को मौका मिल जाएगा अपनी क्षमता और बढ़ाने के लिए। वो अपने वेपन्स, एम्युनिशन से लेकर के हर एक चीज़, इकॉनमी से लेकर के अपने जो मैन पावर है, सारा कुछ बढ़ा लेगा और ये आगे के लिए और नुकसान करेगा। तो इसलिए जो है ये दुविधा की स्थिति बनी हुई है बाकी देशों में।
और नुकसान इसमें यूक्रेन का हो रहा है। यह भी सही है जो पुतिन ने खुद कहा है कि सभी का ध्यान अभी केंद्रित है इजराइल के ऊपर, और हो भी रहा है क्योंकि इजराइल काफ़ी कुछ वहाँ हासिल कर चुका है। उसने कमर तोड़ रहा है वो हिजबुल्लाह की, हमास की। ईरान डर रहा है अब क्या रिटेलिएशन करेगा। तो वास्तव में देखा जाए तो अमेरिका को वहाँ पर ज़्यादा कुछ मिल रहा है, ज़्यादा कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यूक्रेन जो है अभी नीचे ही है। हंगरी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नेगोशिएशन शुरू होने चाहिए, चाहे ज़मीन देनी पड़े। और भी कुछ देश हैं जो इस पर चाहते हैं कि ये पीस प्लान आगे बढ़े। और क्या तो रूस चाहेगा, क्योंकि रूस तो ये कहेगा, ये तो यूक्रेन जेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो और यूरोपियन यूनियन मेंबर होना जो है ज़रूरी है आगे के लिए, तभी पीस प्लान आगे बढ़े। क्या पुतिन ये चाहेंगे? पुतिन तो पहले ही कह रहे हैं नो नाटो नो यूरोपियन यूनियन, नाटो हमारे उस पर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बगल में। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी मुश्किल है, इस समय मुश्किल स्थिति है पीस प्लान के लिए भी। और अभी जो हालात हैं देखिए, 3 तरफ से रूस ने प्रेशर डाल रखा है यूक्रेन के ऊपर। डोनेस्क रीजन से नॉर्थ में, ईस्ट डोनेस्क से भी, और इधर निप्रो रिवर साइड में भी, कुप्यांक्स में देखिए यूक्रेन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गया है वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ चल रही हैं। जहाँ तक ब्रिक्स समिट में बात है उसमें देखिए फ़ायदा तो पुतिन को ही हुआ है। 22 देश तो ऐसे ही हैं, 36 टोटल देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आए हुए थे। तो पुतिन को एक दिखाने का मौका मिल गया है कि अभी भी उनके पास ये क्षमता है कि दुनिया के 36 देश उनके पास आ सकते हैं, और जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी शामिल थे। और यूक्रेन ने इसको सही नहीं माना। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री हमारे मोदी का भी जाना, उन्होंने सही नहीं माना। उन्होंने यहाँ तक लिखा है अपने एक एक्स के ऊपर ब्लॉग पर कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके दुनिया के सबसे बड़े जो खूनी सेनाना है क्या उसके उनसे मिलना ये ठीक नहीं है। लेकिन देखिए ब्रिक्स को नकारा भी नहीं जा सकता। आज भी ब्रिक्स जो अभी स्टेट हैं, ब्रिक्स के साथ अभी जो नए मिलने हैं, नए जुड़ने हैं, उनको छोड़ दीजिए, तब भी 45% की पॉपुलेशन है, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है। और तकरीबन 32% से ज़्यादा का ट्रेड है, जीडीपी है दुनिया का। तो एक मायने रखता है ब्रिक्स। तो इस तरह जो है अगर देखा जाए तो ब्रिक्स की वजह से फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है पुतिन को। और जो मुख्य चीज़ें आई हैं, ख़ास करके मुझे लगा कि इसमें जो फोकस था, बाकी तो कहने की चीज़ें हैं डेवलपिंग वर्ल्ड की, डेवलपमेंट की, और वो 2-3 चीज़ें जो मुख्य थी वो था इसमें सबसे पहला करेंसी का मामला, कि कैसे डॉलर को रिप्लेस किया जाए ट्रेड में, जिससे कि जो सैंक्शंस हो रहे हैं, जो सैंक्शंस लग रहे हैं, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स हो रहा है, जिससे रूस बहुत अफेक्टेड है, चीन भी अफेक्टेड है, बाकी ईरान और बाकी देश भी अफेक्टेड है, और कुछ हद तक भारत भी अफेक्टेड है, क्योंकि हर एक चीज़ डॉलर में ही ट्रेड करना पड़ता है। तो उसके बारे में बात हुई है। इन सैंक्शंस के बारे में भी बात हुई है कि ये सैंक्शंस गलत हैं, जो नहीं होने चाहिए, एक तरफा सैंक्शंस हैं ट्रेड और इकॉनमी पर। और ये कैसे होगा ये अभी तक इस बारे में नहीं खुलासा हुआ है, लेकिन कुछ ऑल्टरनेटिव तो ज़रूर उस पर काम होगा। क्योंकि देखिए 2-3 जो पहले ही मेजर्स लिए जा चुके हैं, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था, उसके साथ ही एक कॉन्टीजेंसी जो फंड था ब्रिक्स के लिए, वो भी हुआ था कि ये कुछ इनके पास होना चाहिए, जिससे कि अगर कहीं बाकी देशों से प्रेशर पड़ता है इकॉनमी पर इन फंड्स की वजह से, तो ये काम आ सकें।
तो ये अभी मैकेनिज्म कैसे डेवलप होगी, जरूर इस बारे में यहाँ पर डिटेल में बात हुई है और आगे ये चीज़ें पता लगेंगी कैसे की जाएंगी। लेकिन एम जरूर ये रहा है, देखिए इनका, कि डॉलर को डाउन करना, उसका रिड्यूस करना ट्रांजैक्शन, और इसके साथ इकॉनमी को जो है ऐसे स्टेज पर ले आए कि ये सैंक्शन से इससे फ़र्क नहीं पड़े। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इकॉनमी को वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर रखना, न्यू ग्लोबल ऑर्डर, नई ग्लोबल ऑर्डर बनाना भी एक प्रायोरिटी इसमें है। और जो ये कहा जा रहा था कि ऑल्टरनेटिव एक बने G7 की जगह, शायद इतनी जल्दी नहीं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह के इसमें और जो बाकी स्टेट जुड़ेंगे, उतनी पॉपुलेशन, जीडीपी और इकॉनमी जुड़ेगी, तो शायद ये ग्रुप आगे एक बन सकता है G7 के बराबर या उसके पास आसपास, और दोनों फिर उनको जो है थ्रेट जरूर मिल सकती है इससे। हालांकि जो कमेंट आए हैं G7 की तरफ से, उनका कहना है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बहुत पीछे हैं अभी, लेकिन आगे हो सकते हैं, क्योंकि चीन देखिए इतना मजबूत इकॉनमी है, भारत ऑलरेडी तीसरे नंबर पर पहुंच रहा है, और बाकी भी देश हैं, ब्राज़ील ले लीजिए, चाहे रूस खुद ले लीजिए, ऐसे कई देश हैं, अर्जेंटीना, इनकी इकॉनमी जो है काफ़ी आगे बढ़ रही है, तो उससे भी आगे चल कर के काफ़ी फ़र्क इसके ऊपर पड़ सकता है। रूस अभी की आज अगर देखा जाए तो रूस वर्ल्ड इकॉनमी से बाहर हो रखा है सैंक्शंस की वजह से, तो उसको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और इजराइल ईरान की भी बात इसमें हुई है। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति जब हमारे प्रधानमंत्री से मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी से, तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आप वो अच्छे संबंध है आपके इजराइल से, और इजराइल से बातचीत करें कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करे ईरान के साथ। और वहाँ भी उन्होंने ही बोला कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जो मिलिट्री कोऑपरेशन है इन कई देशों के बीच में, वो भी एक फैक्टर है इसमें। तो इनको देखते हुए अगर आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी उस स्टेज पर ब्रिक्स आया है कि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगा, लेकिन अगर ये चलते रहे, जो प्लानिंग कर रहे हैं उस पर आगे बढ़ते रहे, तो उसमें ज़रूर ये कुछ ना कुछ असर डालेगा पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि भारत पहले से ही ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है, उनकी बात रखता है, उनके बारे में सोचता है, उनको साथ लेके चलता है। जहाँ तक आपने बात की पीस प्लान की, क्या उसे शांति स्थापित हो सकती है, लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ होगा। हालांकि शांति की बात फिर हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ की है, और इससे पहले अगर आप देखें बैक चैनल डिप्लोमेसी भी जारी है। शांति प्रक्रिया, जैसे हमने पहले बात की, दोनों देश चाहते हैं। और इससे पहले देखिए, इनके जो प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ था यूक्रेन रूस के बीच में, उसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ये खाड़ी के देश इन्वॉल्व रहे हैं, तो मतलब बातचीत चलती रही है इनके बीच में। और अभी जो चीज़ें हैं, उसके बाद लग रहा है कि अगर डिप्लोमेसी और बाकी चीज़ें चलें तो शांति बहाल हो सकती है। एक चीज़ इसमें से, कुछ फैक्टर तो भारत ने दिखा दिया है, चीन के साथ कुछ संबंध अपने सुधार करके, या चीन ने भी दिखा दिया है सुधार करके, एक एक कदम जो भी आगे बढ़े हैं, तो हो सकता है इसका फ़र्क पड़े। लेकिन बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल होगा। इस कजान में जो समिट हुई है रूस और यूक्रेन के ऊपर, ये इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता नहीं कि आ पाएगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में और कितनी प्रगाढ़ता आई? नीरज जी, देखिए, जहाँ भारत और रूस के संबंध की बात आती है, ये नई तो है नहीं, इसमें तो हम मतलब हमेशा कहते रहे हैं कि रूस जो है भारत का बहुत पुराना और सबसे विश्वस्त सहयोगी रहा है। और अभी जो है मैं दूसरी तरफ से कहूँगा कि रूस ये समझ रहा है कि इस समय भारत उसका एक बहुत बड़ा विश्वस्त है, उसकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, समझा भी रहा है, और दुनिया में
उसकी बात को और दुनिया की बात को उसको पहुंचा रहा है, सही राय दे रहा है, निष्पक्ष राय दे रहा है, और दोनों के हित में जो राय है, उसके अंदर जो भी बिंदु हैं जिससे दोनों का फायदा हो सकता है, वह उनको बता रहा है। और यही कारण है कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री 3 महीने में वहाँ पर दूसरी बार विजिट किए हैं। 10 सालों में, 8 सालों में आप देखिए, पिछले 10 सालों में 7 बार जा चुके हैं रूस में। तो यही खुद दर्शाता है कि कैसे आपसी संबंध हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रिक्स के लिए ही गए हैं, ब्रिक्स विजिट तो थी ही, उससे पहले गए थे, हम सब जानते हैं। सिर्फ रूस में नहीं गए, यूक्रेन में भी गए, और दोनों जगह बोल के आए कि नहीं, हम शांति चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं बातें। जहाँ तक अभी समिट का सवाल है, जैसे ब्रिक्स में हम सबको पता है कि 36 देश, 22 तो एजिटेड हेड्स थे, 14 और थे, 36 देश रिप्रेजेंट किए गए थे। बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण था ये रूस के लिए, खासकर पुतिन के लिए। और उसमें हमारे प्रधानमंत्री का जाना, शी जिनपिंग का तो जाना था ही, चीन के राष्ट्रपति का। उन्होंने खुद बोला है, पुतिन ने, कि वो बहुत महत्वपूर्ण है आना। और जिन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, देखिए उन्होंने कहा कि आप तो हमारी चीज़ें, हमारे भावनाएं बिना इंटरप्रेटर के समझ लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों के संबंध कैसे हैं, और सिर्फ देश के नहीं, पर्सनल संबंध भी हैं। हमेशा पुतिन कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े मित्र हैं मोदी। तो ये माहौल था जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं। और बाकी तो माहौल हम जानते हैं कि जो युद्ध का वातावरण है, उसके बारे में पहले काफ़ी बातें हो गई हैं। लेकिन जो हमारी आर्थिक और सामरिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज हैं रूस के साथ, वो टाइम टेस्टेड हैं, और उनको हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है। भारत जो अपना स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस की बात करता है कि हम जो है किसी के साथ, उनके साथ नहीं हैं, बल्कि हम सबके साथ हैं, अपनी जो है रणनीतिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो उस पर भारत चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सबने अप्रिशिएट किया। जो खुद जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़े डेमोक्रेसी के जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था मिलने। सबसे बड़े उनके कहने से कि सबसे बड़े एक तरह से कसाई हैं पुतिन। जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा है कि मोदी ने वहाँ जा कर के पुतिन को बताना चाहिए, उनके ऊपर जोर डालना चाहिए, यूक्रेन की लड़ाई और यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता को मेंटेन करने के लिए, कि वो यूएन चार्टर के और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी इसके साथ थीं जिसमें ये मुलाकात हुई है। और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने खुद दोबारा कहा है कि हम तैयार हैं हर तरह की मदद करने के लिए, क्योंकि सिर्फ बातचीत से ही शांति स्थापित हो सकती है, और शांति स्थापित होना चाहिए। 2 दिन पहले जो रूस ने जो बॉम्बिंग की थी कीव में, जहाँ 40 से 41 लोग मारे गए थे, उसमें काफ़ी बच्चे और महिलाएं थीं। और प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ जाकर बोला कि इससे बड़ा दुख भरी और कोई चीज़ नहीं है इसमें। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए कि बहुत टेरिफाइंग है बच्चों की मौत इस तरह देखना, और किसी तरह के भी जान जाना, ये बहुत दुखदाई है। तो उसमें जो है काफ़ी ये बातचीत अच्छे माहौल में रही है। दोनों ने अपना मैसेज कन्वे किया है, प्रधानमंत्री ने भी
आपसी बातचीत हुई है, दुनिया वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बातचीत हुई है, चाहे वो इजराइल का हमास का संघर्ष है या रूस और यूक्रेन का है, और चीन का तो है ही। जहाँ तक मैं बात कर रहा था कि देखिए बाकी देशों का, अमेरिका से ऐसा नहीं है कि हम अपने रक्षा की जो नीति या रणनीति है सिर्फ रूस के साथ हैं। हम फ्रांस से भी सामान ले रहे हैं, जर्मनी से भी ले रहे हैं, हम यूक्रेन से यूके यूनाइटेड किंगडम से भी बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका से तो है ही, वहाँ तो बहुत ज़्यादा समझौते हुए हैं। अभी देखिए लेटेस्ट $3.5 बिलियन का जो ये प्रीडेटर ड्रोन्स का समझौता हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो कि साथ साथ चल रही हैं। ट्रेड और इकॉनमी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत और रूस के बीच में। तकरीबन 66 बिलियन डॉलर, 66 बिलियन डॉलर का ट्रेड है रूस के साथ, जिसमें ये मैक्सिमम जो है रूस के फेवर में है। इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट तो सिर्फ तकरीबन 4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है भारत का। तो आप समझ लिए कि ये कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है भारत की ट्रेड को बैलेंस करना, क्योंकि पहले रूपी पेमेंट था जो रूस के साथ होता था, लेकिन चूंकि एक्सपोर्ट्स बहुत कम है तो बैलेंस अभी एक तरह से काम नहीं कर रहा है। रूपी ट्रांजैक्शन रूस के साथ नहीं हो पा रहा है। लेकिन कई चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बन रहा है, रेल रोड शिप कॉरिडोर, जो कि इंडिया भारत रूस ईरान यूरोपियन यूनियन सेंट्रल एशिया को जोड़ेगा, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसको आगे बढ़ाना। और जो मैं कह रहा था ट्रेड इम्बैलेंस, वो बहुत ज़रूरी है उसके बारे में बातचीत करना, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस अगर तकरीबन 45 से 50 बिलियन डॉलर का है तो वो भारत के लिए नुकसानदेह है। उसको कैसे आगे कम करना है, एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए, इवन रूस के लिए है। और जो आप देखिए, अगर जहाँ तक रिलेशंस की बात है, नाटो और अमेरिका दोनों सशंकित जरूर थे कि भारत कैसे मेंटेन करेगा रिलेशनशिप, कि अमेरिका के साथ भी आ रहा है, यूरोप के साथ भी है, अरब के साथ भी है, और मुख्य है कि रूस के साथ भी है। लेकिन भारत तो पहले से काफ़ी समय से इस तरह की रणनीति लेके चल चुका है, इस पर आगे बढ़ा है और काम भी करता रहा है। अब जो भारत की रणनीति है, देखिए एक और बहुत जरूरी है अपने लिए कि रूस के साथ ऐसा संबंध मेंटेन करे कि ऐसा ना हो कि जो सैंक्शंस लगे हैं रूस के ऊपर अमेरिका और नाटो यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और जो प्रेशर आ रहा है उसको देखते हुए रूस बिल्कुल चीन के साथ चला जाए और भारत फिर इस रणनीति में अकेला पड़ जाए। तो भारत को भी देखना है कि चीन से थोड़ा दूर भी रखना है रूस को, नज़दीकी है लेकिन थोड़ा दूर भी होना चाहिए। और उसके साथ मैक्सिमम हम जो है सबसे ज़्यादा सामान रूस से तो ले रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, लेकिन देखिए उसमें डीले होना, देरी, वो एक चिंता का विषय है। S-400 जो 1 साल पहले 1.5 साल पहले आनी चाहिए थी, नहीं आ पाई हैं। जो मिसाइल्स थी एयर डिफेंस मिसाइल्स, एक बैटरी तो आई थी जिसको ऑलरेडी चीन के खिलाफ तैनात कर चुके हैं। और भी जो इक्विपमेंट है उसमें भी थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, स्पेयर पार्ट्स में, जिसके बारे में ज़रूर यहाँ बात हुई होंगी। और भारत तो जो रशियन रूस के भारत के कुछ लोग जिनको ज़बरदस्ती किसी तरह बहकावे में आकर के ले जाया गया और रूस के सेना के साथ लड़ने के लिए, उसके बारे में पहले भी बात हुई और उसके बारे में अभी भी है कि जो कुछ रह गए हैं उनको भी वापस आएं। सो भारत जो है रूस के साथ एक ऐसा प्रगाढ़ संबंध है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है,
लोगों के बीच में है, उस रिश्ते उसको जो है बहुत आसानी से बहुत जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक दूसरे पर भरोसा है जो कायम रहेगा, रहना चाहिए। और इसके साथ भारत जो अपना स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस, रणनीतिक जो अपना लेकर के रणनीतिक नीति जो बनाकर चल रहा है, वो भारत के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी फ़ायदेमंद है। उनको सीखने की ज़रूरत है, भारत से सबक लेने की ज़रूरत है। और रूस के साथ जैसे मैंने कहा कि ये रणनीति लेकर के अगर हम आगे चलेंगे तो हमें दोनों देशों को इससे फ़ायदा रहेगा। छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं उनको भी उसमें दूर होना चाहिए। इकॉनमी जो ट्रेड इम्बैलेंस और जो रक्षा क्षेत्र की कुछ चुनौतियां हैं देरी की, वो आपसी बातचीत से आगे बढ़ सकते हैं और उनको कम कर सकते हैं। सर, इजराइल हमास हिजबुल्लाह ईरान संघर्ष में अब नया अपडेट क्या है? नीरज जी, देखिए, जहाँ तक इजराइल हमास का है सवाल, अभी लेटेस्ट अगर उसमें देखें तो मुख्य जो चीज़ें कुछ दिनों में हुई हैं उसमें है नसरुल्लाह तो मारा ही गया था। नसरुल्लाह के जो सक्सेसर है हाशिम सैफदानी, उसको भी मार गिराया है बॉम्बिंग करके इजराइल ने। और जो हाशिम सैफदानी जो है वो नसरुल्लाह का ही एक रिश्तेदार था, जो कि इनके मिलिट्री ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी जो फाइनेंशियल है उस चीज़ों को देखता था। तो मुश्किल अभी काफ़ी हो गई है, क्योंकि अब इजराइल ने इनके तकरीबन जो टॉप लीडरशिप है दोनों के, हिजबुल्लाह और इधर हमास के, दोनों को ख़त्म कर दिया है। और जो इनके दूसरे सेकंड जो कहते हैं सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप है, दूसरी जमात जो इनके लीडरशिप है, उनको भी ये टारगेट कर रहे हैं अभी। तो ये जो है काफ़ी इफेक्ट ला रहा है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी है, देखिए, आज तकरीबन 44,000 लोग मारे गए फ़िलिस्तीन में, लाखों वहाँ से बेघर हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि नॉर्मल पेस पर अगर गाजा का रीडेवलपमेंट करना पड़ा तो 300 साल लग जाएंगे। आप समझिए क्या हालत है वहाँ पर। अभी पीढ़ी वहाँ ख़त्म हो रही है, पीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि जो ऑफिशियल फिगर दे रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा इंजर्ड हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं, लोग अभी भी जो मलबे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, निकाले गए हैं, जो लाशें नहीं निकली हैं, वो जो है लाख से ऊपर जाती हैं और करीब 2 लाख के आसपास ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं। याह्या सिनवार को इन्होंने मार दिया, जो अभी उनका बना था चीफ। अब जो है हमास ने कहा है कि जो नया चीफ उनका होगा उसको पब्लिक में वो नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लीडरशिप को टारगेट करेगा ही इजराइल। तो ये देखिए कंडीशन आ गई है वहाँ पर। इजराइल जहाँ तक है, बेरूत को देखिए, लेबनान में कितनी अभी वहाँ तबाही हो रही है, बेरूत तक जो है तबाही हो रही है। लेकिन चुन चुन के जो ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के, उनके ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल। साउथ लेबनान में ज़रूर उसने ज़मीनी लड़ाई भी की है और उनकी सेना कुछ हद तक पहुंच गई है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर तक जाएंगे। बफर जोन क्रिएट करना चाहेंगे कि बफर जोन बने और जहां से कि कोई हिजबुल्लाह वहां पर ना आ पाए, कुछ अपने ठिकाने नहीं बना पाए, और उसकी पेट्रोलिंग ये लोग करें कि जिससे कि वो सीधी अटैक नहीं कर पाएँ या सरप्राइज नहीं कर पाएँ इजराइल को। क्योंकि ज़्यादा अंदर जाएंगे तो हर हालत में इजराइल को 2006 की जो लड़ाई थी उसके बाद जैसे पीछे आना पड़ा था, उस हिसाब से इनको फिर पीछे आना पड़ेगा। दूसरा, जो वहाँ पर एक तरह से अगर देखिए आप, लेबनान में ऑलरेडी बेरूत तक पहुँच गया है, अटैक कर रहा है इजराइल। जो सीरिया में, वहाँ भी जो दमिश्क का जो पोर्ट है वहाँ भी पहुँच गया है, वहाँ भी उसने अटैक किया है। गाज़ा में तो राफा में हो ही रहा है।
राफा में तो उसने और ज़्यादा जगह बोला है लोगों को खाली करने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि पूरे जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको 50 किलोमीटर के एरिया में ले आकर के ही इजराइल रख देगा, और बाकी एरिया को या तो बफर जोन या अपने कब्जे वाली जगह बनाएगा। वो बात की बात है। यमन में भी हुदादा के जो पोर्ट है वहाँ तक जो है इजराइल अटैक कर रहा है। बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स हैं 2000 पाउंड वाले, उनका काफ़ी इस्तेमाल कर रहा है, और इसकी वजह से उसने जो उनके लीडर्स हैं जो अपने हाइडआउट्स के अंदर हैं, जो टनल्स के अंदर हैं, उनको जो है टारगेट कर रहा है। वेपन्स, हथियार, स्टोरेज वगैरह जो उनकी है वो सारे उसकी वजह से टारगेट कर रहा है। तो इस वजह से जो है काफ़ी नुकसान कर रहा है भी इजराइल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल की भी अपनी परेशानी नहीं है। एयर डिफेंस में अभी भी काफ़ी कमी है। देखिए, कमी तब नज़र आई थी जब ईरान ने 200 मिसाइल्स फायर की थी, और काफ़ी कुछ उसमें से आ गई थी इजराइल के अंदर। एक दो जगह पर नुकसान भी हुआ था। हिजबुल्लाह से अभी भी ड्रोन्स काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, जो आयरन ड्रोन से रुक नहीं पा रहे हैं। और एक आपको पता ही है कि नेतन्याहू के घर तक जो है एक पहुंच गया था। इनके कई मिलिट्री ठिकाने, चाहे गोलान हाइट्स में हैं या तेल अवीव के पास तक जो हैं, हाइफा में, वो सब टारगेट हुए हैं। तो इजराइल की भी मुश्किल बढ़ी है इसकी वजह से। अभी ईरान अभी तक डायरेक्टली नहीं आया है, लेकिन मुश्किल तो इनकी है। और सबसे बड़ी मुश्किल देखिए, अभी जो स्पाई रिंग, स्पाई गैंग अभी जो इजराइल ने जेरूसलम में पकड़ा है, जिसमें कि ये कह रहे थे कि 2 ग्रुप्स थे, इनके 7 लोगों के ग्रुप थे जो कि ज्यूजी थे, अजरबैजान से आए हुए थे, ईरान से उनके संबंध थे। सब तकरीबन 17 साल से लेकर 25-30 साल इसी के ग्रुप में थे। मैक्सिमम तो 17 से 23 साल के ग्रुप में थे, और तकरीबन 4-5 साल से काम वहाँ कर रहे थे। और उन्होंने तकरीबन और भी लोग थे जो कि बहुत पहले से काम कर रहे थे, 7-8-10 साल से काम कर रहे थे वहाँ पर। और इन लोगों ने तकरीबन 600 मिशंस को अंजाम दिया है। और अभी जो है लेटेस्ट जो टारगेटिंग हाइफा या गोलान हाइट्स के जो इनके ठिकाने थे इजराइल के, वहाँ पर उन्होंने जो है उसकी स्थिति दी और वहाँ पर टारगेटिंग कराई। तो ये सब चीज़ें अभी इनको जा कर के पता लगा है। ये लोग बहुत बड़ा गैंग था जिनको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स होते थे, तब पहले काम से पहले और बाद में, और कुछ कैश में भी दिया जाता था। कहा तो जा रहा है कि कुछ ईरान और रूस के भी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। और कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट देखिए। इसके अलावा अमेरिका में जो इजराइल का प्लान था ईरान पर अटैक का, वो भी जो है मीडिया में आ गया है। कहा यह जा रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि अरियाना नाम की लेडी थी, जो कि ईरानियन मूल की थी बट अमेरिकन नागरिक थी, अमेरिका के उसने काम कर रही थी वहाँ पर, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी था उसका। और उसने जो है एक डील की थी उसने, और जो टेलीग्राम चैनल के थ्रू उसने मिडिल ईस्ट के एक न्यूज़ एजेंसी को वो पास ऑन कर दिया था, जो प्लान था, जो लीक आउट हुआ है। इसके ऊपर काफ़ी नाराज़गी इजराइल ने भी जताई थी, और अमेरिका ने भी कहा कि हम इसको जांच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके खिलाफ भी रिपोर्ट आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर लीक कराया गया। अपने इन जो कुछ इन्वॉल्व थे इनके एजेंट्स जो ईरान के लिए काम कर रहे थे, उनको उनका खुलासा करने के लिए, और दूसरा ईरान के ऊपर प्रेशर और डालने के लिए। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे की कमजोरी को जाहिर करती हैं। तो ये भी एक स्पाई गैंग जो था वो तो एक प्रेशर था ही इजराइल में। तो दूसरी जो और इजराइल के पास मुश्किल है, वर्ल्ड ओपिनियन देखिए आज इजराइल के पक्ष में नहीं है उतनी ज़्यादा, क्योंकि लग ये रहा है कि इजराइल
को जितना करना चाहिए था, जितना बदला लेना था, उसे बहुत आगे जा रहा है, इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आर्म्स एम्यूनिशन वेपन्स की कमी उनके पास ऑलरेडी है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इजराइल के आर्मी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नेतन्याहू का ऑपरेशन। वो चाहते हैं कि शांति प्रस्ताव पर आगे बढ़ा जाए और जो हॉस्टेजेस हैं उनको सबसे पहले वापस लाया जाए। यहाँ तक कहा जा रहा है कि तकरीबन ये 130 से ज़्यादा रिजाइन कर चुके हैं इनके आर्मी से, और कुछ और ने भी लिख के दे रखा है। तो ये हालात अंदरूनी हैं जो कि लोग भी कुछ इजराइल के वो भी पहले हॉस्टेजेस को वापस चाहते हैं। हालांकि नेतन्याहू की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो पहले बहुत नीचे हो गई थी, वो अब थोड़ी ऊपर जरूर हुई है जब उन्होंने इतने लीडर्स, खास करके जो इन्वॉल्व थे अक्टूबर 7 अटैक में, हिजबुल्लाह और हमास के, उनको मार गिराया। लेकिन जो मिसाइल्स ईरान से आए, जो अभी ड्रोन्स आ रहे हैं, तेल अवीव तक पहुंच रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में पहुंच रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, वो जो है कुछ खिलाफ जा रहे हैं नेतन्याहू और उनके गवर्नमेंट के खिलाफ। ईरान के खिलाफ अभी भी क्या करना है डिसाइड नहीं कर पाए हैं, कैसे करना है, क्योंकि अगर बदला नहीं लेंगे तो इनकी क्रेडिबिलिटी ये फिर नीचे चले जाएंगे अपने ही देश में। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक जो कही जा रही थी कि 1 साल से ऊपर तो हम देख ही रहे हैं कि ये हो गया, कि कहीं पूरे वेस्ट एशिया में ये एस्केलेशन ना हो जाए, लड़ाई फैल नहीं जाए। मुझे नहीं लगता कि लड़ाई फैलेगी अब, क्योंकि मैक्सिमम जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, वो चुप हैं इस मामले में। कोई कुछ इतना ज़्यादा नहीं बोल रहा है। हाँ, पीस प्लान के बारे में लोग ज़रूर बोल रहे हैं। ईरान एक अकेला है, लेकिन वो भी अब डरा हुआ है कि क्या बदला लेगा इजराइल। अमेरिका के पर भी वो अमेरिका से दबाव डाल रहा है कि इजराइल पर दबाव डाले कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ऑयल फैसिलिटीज पर नहीं उसको नुकसान नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी से भी और जो अरब के देश हैं उनसे भी उन्होंने बोला है, यहाँ तक आया है कि वो इनकी एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को आने ना दें अपने एयर स्पेस से। तो ये जो चीज़ें हैं ये दबाव तो डाल ही रही हैं इजराइल के ऊपर। इसके अलावा जो मुख्य चीज़ है, देखिए, एक चीज़ तो इसमें बहुत साफ है कि इजराइल जीत रहा है। इस जंग को इजराइल अपने तरीके से जीत रहा है और इससे अमेरिका को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल रहा है। बजाय कि यूक्रेन में जहां उसने करोड़ों बिलियन डॉलर लगा दिए, वहां नहीं मिल रहा है, यहां उसको ज़रूर मिल रहा है। और उसने हमास को तो काफ़ी डाउन कर दिया, हिजबुल्लाह उतना नहीं हुआ। हिजबुल्लाह फिर भी आ सकता अगर ईरान की मदद मिलती है, बाकी अगर चीन रूस की मदद मिलती है तो। लेकिन हमास को डाउन तो कर दिया, लेकिन हमास के लीडर्स मारे गए, हिजबुल्लाह के लीडर्स मारे गए, लेकिन जो आइडियोलॉजी है जिसको लेकर के हमास चला था वो अभी नहीं रुका है, और वो मुझे नहीं लगता कि ये डाउन कर पाएंगे। हाँ, कुछ समय के लिए अगर युद्ध रुक भी जाता है तो कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, 10, 15, 20 भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है कि ये वहाँ रुका रहे। लेकिन ये आइडियोलॉजी रुकेगी नहीं, अगर आगे बढ़ती रहेगी तो वो उससे फ़र्क पड़ेगा। और ईरान अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आगे बढ़ जाए, इनको और मदद करे हिजबुल्लाह और हमास को, तो शायद इजराइल का और नुकसान हो सकता है। इजराइल भी देखिए वो चाहेगा कि जो भी शांति प्रस्ताव आए, शांति प्रस्ताव जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है इजिप्ट के साथ, वो ज़रूर कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि अंदर आने का एक मुख्य जगह है वो उधर से। दूसरा, बफर जोन जरूर क्रिएट करना चाहेगा गाजा में, जिससे कि उतने वहाँ पर कोई जो है हमास की तरह का कोई फोर्स नहीं बन पाए, ना आ पाए। वहाँ पर ये मॉनिटर करता रहे इजराइल, और इसको
पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कोई सरप्राइज मिले और इसको वो मॉनिटर करता रहेगा, उसकी रेकी करता रहे, जिससे कि कोई फिर से अटैक करने की हिम्मत वहाँ से नहीं करे। दूसरा जो है इजराइल की जो सबसे बड़ी जो दुनिया भर में उसको अगर इस बारे में कंडमनेशन हो रहा है वो है विलफुल इंडिफरेंस की जो हालत ख़राब है, मतलब एक तरह से भुखमरी जो कहते हैं वो एक तरह का वहाँ फेमीन और भुखमरी एक हथियार बन गए हैं। लोग मारे जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर के कई देश कह रहे हैं कि वहाँ एड नहीं पहुँच पा रहा है और लग ये रहा है दुनिया को कि इजराइल ये कह रहा है कि या तो हमारी बात मानो या भूखों मरो। इस चीज़ को लेकर के जरूर उसमें किरकिरी है इजराइल की। औरतें बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं उनके बारे में भी, लेकिन जैसे मैंने कहा बाकी देशों से कोई अरब देशों से कोई बहुत कुछ नहीं आया है इनके खिलाफ। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो कुछ सुन्नी बहुल देश हैं जैसे यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया हैं, इन लोगों ने जो रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे थे पहले इजराइल के साथ वो उन्होंने रोक दिया है। और अगर थोड़ी अभी जो बाकी देश हैं मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उसमें इजराइल के खिलाफ भावनाएं बढ़ी, जो आहत हुई हैं उनकी गुस्सा बढ़ा है, वो ज़रूर है। पीस इनिशिएटिव्स लग रहा है सब चाहते हैं कि हो। ब्लिंकन देखिए, एंटोनी ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं 11वीं बार अभी आए थे इजराइल में, 12 महीनों में 11 बार आ चुके हैं। वहाँ से यूएई में गए थे कि कैसे बात आगे बढ़ाई जाए पीस इनिशिएटिव की, जिसकी ज़रूरत दोनों को है। ब्लिंकन ने यहाँ तक कहा कि अब ये समय आ गया है कि इजराइल आगे बढ़ चुका है कि अब जो है शांति के प्रस्ताव पर आगे बढ़ा जाए। अमेरिका के इलेक्शंस में देखिए बहुत ज़रूरी है, अगर यहाँ भी शांति प्रस्ताव हो जाए और यूक्रेन और रूस का, तो शायद काफ़ी फ़ायदा होगा वहाँ पर इलेक्शंस में। लेकिन मुख्य चीज़ यही है कि क्या हमास ये मानेगा शर्त उसको कुछ ही इलाके में रहने देने के लिए। हमास का तो इजराइल चाहता ही नहीं है कि कोई इफेक्ट हो, टोटली बाहर रहे। गाज़ा में और जगह इजराइल अपने पास रखे, इनको थोड़े ही इलाके में रखे। जो लीडरशिप है इनकी वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जैसे मैंने कहा वो ज़रूर आगे बढ़ेगी। और जो अभी चीज़ें देखी हैं, जो उन्होंने मंजर अभी देखा है, वो जो उनके दिमाग में ज़रूर रहेगा। और ये मुश्किल होगा इतनी जल्दी कि ये चीज़ें रुक पाएंगी। इजराइल को खुद को अपनी क्षमता काफ़ी आगे बढ़ानी ही पड़ेगी। और अमेरिका की भूमिका अब शायद ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि अब उसको विश्वास हो गया है कि इजराइल उसके इंटरेस्ट को वहाँ कायम रखेगा जिस तरह उसने अभी कायम किया है। और इजराइल के जो लोग हैं वो भी ये चाहेंगे कि उनकी मजबूती ऐसी बनी रहे कि कोई देश या कोई भी ऐसा संगठन दोबारा उनकी तरफ नहीं देखे। लेकिन क्या नेतन्याहू दूसरे के दिए हुए प्रस्ताव को मानेंगे अपने खिलाफ जो वो चाहते हैं? क्या हिजबुल्लाह इसके लिए तैयार होगा? क्या हमास तैयार होगा? ये भी नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो पाएगा। लेकिन बातचीत और डिप्लोमेसी से भारत ने तो ज़रूर दिखा दिया है और अभी भी कह रहा है भारत कि इससे पॉसिबल है और हो सकता है। तो सर, हम कार्यक्रम का समापन करें उससे पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपकी ये चाहूँगा कि ईरान के नए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने आग्रह किया कि क्योंकि आपके इजराइल से अच्छे संबंध हैं तो देखिए कि कुछ बड़ा बवाल नहीं हो पाए, क्योंकि इजराइल तो पूरी तैयारी कर चुका है। बिल्कुल। तो अब एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जहां भी दो देश आपस में उलझे हुए होते हैं वो भारत की ओर ही मदद के लिए देखते हैं, तो ये भारत ने एक बड़ी भूमिका में आ गया। देखिए बिल्कुल सही है। और उसके अलावा जिसकी आपने ईरान की बात की, ईरान के साथ तो भारत के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं पहले से ही जी।
इनके देखिए पिछले जो राष्ट्रपति थे जी। वो तो आए भी थे भारत, उनके साथ भी अच्छे संबंध थे। इसमें जो अभी हैं उनके साथ पहली मीटिंग थी जी। और देखिए कितनी अच्छे एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई। जी। हालांकि ये भी था बीच में कि इनके जो सुप्रीम लीडर हैं जी। उन्होंने जरूर कुछ न कुछ स्टेटमेंट कभी भारतीय दे मुसलमानों को देते हैं लेकर। वहाँ मुसलमानों के बारे में, जी। लेकिन उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो देखिए संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। जी। और भारत में का भी उनसे काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो घनिष्ठता है, शुरू से रही है। और जो स्ट्रेटेजिक, जो भारत अपना स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और जो हमारी रणनीति है उसके हिसाब से चाबहार पोर्ट का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और ईरान के लिए भी है। जी। कि आपको पता है कि दर्शकों को हमने बताया था पहले भी कि चाबहार पोर्ट में काफ़ी पैसा, तकरीबन $500 मिलियन भारत ने ऑलरेडी लगा चुका है जी। और 10 साल के लिए भारत ने उसको ऑपरेट करना है जी। और उससे ईरान को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमको भी पड़ेगा, जी। खाड़ी के बाकी देशों को भी फ़र्क पड़ेगा, खास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन जो रीजन्स हैं जी। तो इनके लिए काफ़ी फ़र्क उससे पड़ेगा। जी। दूसरी चीज़, ईरान के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए हैं। जी। ईरान अब उसने जरूर 200 मिसाइलें अभी दागी थीं जी। और देखिए ये भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने दागी मिसाइलें और एक तरह से भेद दिया जो इजराइल का जो हम किला कहते हैं एयर डिफेंस का। जी। तो उनको डर तो है जी। कि अब इजराइल अगर उनके जो मुख्य दो चीज़ें हैं, जी। ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उन पर अगर अटैक करता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी। और वही नहीं, पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी। और ईरान हर जगह से, आप देखिए इससे पहले उन्होंने अमेरिका तक दूसरे चैनल से बात की थी कि भाई इन पर नहीं अटैक हो, और लगभग अमेरिका ने भी यही बोला था कि न्यूक्लियर और इंस्टॉलेशंस पर नहीं होनी चाहिए थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें सब जानते हैं, ईरान भी जानता है, बाकी दुनिया जानती है कि इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री के। और मैं भी कहूँगा सिर्फ भारत के नहीं, प्रधानमंत्री के, उनके प्रधानमंत्री के साथ 1 to 1 जो कहते हैं वो भी संबंध अच्छे हैं। और जैसे मैंने कहा ईरान के साथ अभी संबंध बेहतर हुए हैं, तो जरूर उनको लगा है, तभी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को के द्वारा ये संदेश दिया है। और जरूर प्रधानमंत्री इसमें जो हमेशा करते हैं वो जरूर वहाँ नेतन्याहू से बात करेंगे और मुझे लगता है कि इनके हस्तक्षेप से कुछ तो फर्क जरूर पड़ेगा। और जैसा आपने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अब एक ऐसे स्टेज पर आ गया है कि चाहे वो एशिया है, चाहे वो यूरोप है, चाहे मिडिल ईस्ट है, बाकी जो भी देश हैं उनके लिए भारत एक इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो देश बन गया है मध्यस्थता करने के लिए। हाँ, मैं कहूँगा यूरोप में लोग अभी भी कुछ गवर्नमेंट्स वो अपनी सुपीरियरिटी देखते हैं, लेकिन उनको भी महसूस हो रहा है कि भारत स्टेज पर आ गया है और उनको कभी न कभी ये मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने भारत चीन के तनावपूर्ण संबंध कैसे सामान्य हुए उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी, और क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है ये भी आपने बताया, और ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ उसके तमाम पहलुओं से आपने रूबरू कराया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस के संबंधों में क्या क्या मुद्दे चर्चा के लिए आए, किन मुद्दों पर और सहमति बनी, संबंध कितने प्रगाढ़ हुए ये आपने बताया। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने अपडेट दिया, और ख़ास तौर पर इजराइल जिस तरीके से एक तरफ हमास से भिड़ा हुआ है, हिजबुल्लाह से भिड़ा हुआ है, ईरान से और भिड़ने की तैयारी कर रहा है, इस पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी। सर आपने आज के कार्यक्रम को भी ज्ञानवर्धक बनाया, सारगर्भित बनाया। हमारे पाठकों दर्शकों के लिए निश्चित ही आज का कार्यक्रम भी तमाम जानकारियां लेकर आएगा, और ऐसे उनके मन में जो तमाम प्रश्न उठ रहे होंगे उनका समाधान भी करेगा। आप इस चर्चा से जुड़े सर, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।